quietly. Refreshing mini gums. आइडली क्या? सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को बुदबुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। बर्बाद गुलिस्तां को और बर्बाद देखकर हम रो दिए, फिर दंगा फसाद देखकर। अब मचा है कत्ले आम तो सुकून से हैं, नेता परेशान थे गांव में इत्तेहाद देखकर। कटे शजर के जैसे गिर गए माँ बाप भी, सफेद कफन में लिपटी औलाद देखकर। दंगे होंगे अभी और कि चुनाव करीब हैं, सब हो रहा है वोटों की जायदाद देखकर। दुखी हिंदू भी हैं और मुसलमान भी, लेकिन गिद्ध खुश हैं लाशों की तादाद देखकर। चलिए, बुखारी साहब से इसलिए बात करूंगा। बुखारी साहब, मुझे एक चीज समझ नहीं आती। हम बार बार कहते हैं कि साहब ये मुसलमान वोट बैंक हैं। क्या आजादी के 66 वर्ष बाद भी जब आईएएस का टॉपर शाह फैजल होता है, जब हमारे क्रिकेट टीम से लेकर हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं, मिसाइल मैन होते हैं, तमाम टेक्नोलॉजी और तमाम ऑटो इंजीनियर्स, तमाम कंप्यूटर इंजीनियर्स, तमाम नेता मुसलमान होते हैं, क्या आज भी हमको इस मजहब को, इस मजहब के मानने वालों को एक बैंक के तौर पर डील होना चाहिए क्या? वो कौन कमजोर लोग हैं, वो कौन नामाकूल लोग हैं जो हमको अपने हित में एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और हम होते हैं? क्यों होता है ऐसा? देखिए, ये मुल्क की आजादी के बाद से जो मुल्क के अंदर फिरका परस्ती हो गया, फिरका परस्ती को जो बढ़ावा दिया गया नाम को, जी, जिसकी हकीकत कुछ नहीं है। ये ऐसे एजेंट सेकुलरिज्म के नाम पर पार्टियों ने पाल रखे हैं जो 12 महीने सिर्फ यही काम करते हैं कि फिरका परस्त ताकतें ये नहीं करने देती, फिरका परस्त ताकतें वो नहीं करने देती, फिरका परस्त ताकतें ये कर रही हैं, फिरका परस्त ताकतें वो कर रही हैं। जब तक इस बात को वाज़ेह तौर से ये नहीं किया जाएगा कि जब सरकार सेकुलर लोगों की है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके कहने पे चलता है, पुलिस उनके कहने पे चलती है, अधिकारी उनके कहने पर चलते हैं, अगर फिरका परस्त लोग दंगा कराते हैं या इंसाफ नहीं करने देते हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन सरकार में बैठे हुए नेताओं से बगावत कर चुकी है? कभी 67 में इन लोगों ने यह बताने का काम किया कि इल्जाम उन्हें दिया जाता है जिनका प्रशासन पे कोई दखल नहीं है, और उन लोगों को जो है बेगुनाह साबित किया जाता है जो सरकार के अंदर बैठे हुए होते हैं, जो सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमान का वोट लेकर के सरकार बनाते हैं। और सिर्फ इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान के अंदर आज तक 50% पोलिंग हुआ है, और 50% के अंदर 4 पार्टियों में जब वोट को बांटा जाता है, और वो वोट 2 पार्टियां जो है क्षेत्रीय होती है और 2 राष्ट्रीय होती है, तो 12% वोट एक पार्टी के हिस्से में आता है। इसमें जिस पार्टी को जो है
13 और 14% वोट मिल जाता है, वो पार्टी सरकार बना लेती है। 10% वोट मुसलमान का जो है सांप्रदायिकता के नाम पर डरा करके धमका करके कि अगर ये पार्टी और ये लोग जीत गए तो तुम्हारा कत्लेआम तुम्हें इस रुए जमीन पर जिंदा रहने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे हुकूक छीन लिए जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी जाएंगी। इस डराने के लिए कुछ एजेंट पाल रखे हैं हर पार्टी ने। उन एजेंटों का काम यही है कि इस मुल्क के अंदर चैन और अमन नहीं रहने देना, मुसलमानों को हुकूक के बारे में सोचना नहीं है, मुसलमानों की तालीम और उनको रोजगार के बारे में सोचना नहीं है, उनकी इज्जत और आबरू के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि अपने मसाइल हल करने के लिए कुछ हजार मुसलमान पार्टियों ने पाल रखे हैं जिनका 12 महीने काम यह है कि मुसलमानों की गर्दनों का ठेका लेते हैं। खूबसूरत बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चक्रपाणी महाराज बोल रहे हैं। चक्रपाणी महाराज, मैं आपके पास आऊंगा। योगी आदित्यनाथ ने अमिताभ जी से बातचीत करते हुए एक बार कहा था गुजरात दंगों के मुद्दे पर कि अगर दंगों के बाद शांति और विकास आता हो तो ऐसे दंगे मुझे मंजूर हैं। क्या दोनों समुदायों के बीच शक्ति का संतुलन होना अब जरूरी हो गया है? क्या दोनों समुदाय के लोगों को अब वैचारिक तथा व्यवहारिक स्तर पर एक दूसरे का सम्मान करना तथा शक्ति का संतुलन बनाया जाना अनिवार्य हो गया है? नहीं, देखिए, मैं आपको बड़ी अच्छी तरह बताना चाहता हूं कि ये देश हम सबका है, हम दोनों का है। और ये तो जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया, ये पूरी तरह मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन ये हमें तो आज वर्तमान में जो अखिलेश जी दिखाई दे रहे हैं, जो मुख्यमंत्री, जिन पे बड़ी आशा थी पूरे देश को कि युवा मुख्यमंत्री है, कुछ करेंगे, लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार की आज इनको दिखाई दिए, तो हमें इनमें और नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं है। और नरेंद्र मोदी को इनकी आलोचना करने की आवश्यकता अब नहीं होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी और ये दोनों एक ही से हमें नजर आ रहे हैं। जहां तक बात है, हमारे अग्निहोत्री जी ने कहा 30 सितंबर 2010 को याद है, मैं भी उस समय लखनऊ में था, श्री राम जन्मभूमि का जब केस का फाइनल हो रहा था, उस समय चूंकि मैं भी उसमें पार्टी हूं, श्री राम जन्मभूमि के केस में हमने देखा जी, और हम उसमें रहे और इतनी शांति तरीके से, जबकि हम उस कोर्ट में भी उस समय हम कोर्ट में भी गए थे, पूरे डीएम ने सब हमारे लिए सब व्यवस्था किया था और इतनी शांति से आए गए, कहीं कोई दंगा नहीं। और हम लोगों ने कहा था, घोषणा किया था कि निर्णय कुछ भी आए, शांति बनाए रखना है हमें। और अगर जो हमारे पक्ष में नहीं आते तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, लेकिन किसी भी मुसलमान बंधु के लाशों पे हम मंदिर बनाने के पक्षधर एकदम नहीं है। ये ठीक है, राम अगर जो हमारे लिए भगवान है तो मुसलमानों के भी नबी है और कुरान में 16वें नबी बताए गए हैं, हम सब सम्मान करते हैं। तो वो नबी के लिए, मैं राम के लिए, हम भगवान के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम सबको मिलकर के एक हम लोग अपनी आदर्श कायम करें और हिंदू मुस्लिम का ये जो भी पक्ष है, पक्ष के बाद लड़ने की आवश्यकता। उसमें काफी लोगों ने प्रयास किया था कि इसमें तनावपूर्ण स्थिति लाया जाए, लेकिन हम लोगों ने उसमें प्रयास किया कि नहीं, देश हम सबका है और इस देश में सबको सम्मान होना चाहिए। और जहां तक बात है, हम राम जन्मभूमि के लिए कृत संकल्प है, हम आज भी हमने जमीन बेच दिया, लेकिन जो पार्टी भी नहीं, दुर्भाग्य इसी बात का है कि जो उसमें पार्टी भी नहीं, वो लोग बीज बोने का काम करते हैं। और आज तो अखिलेश यादव को देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ एकदम। अब नरेंद्र मोदी के ये लोग नहीं शिकायत कर सकते, क्योंकि जैसा नरेंद्र मोदी वैसे ये, दोनों में कोई अंतर नहीं हमें दिखाई देता है जी। जो सवाल मैंने चक्रपाणी जी से पूछा, वही आखिरी सवाल के तौर पर मैं सुधींद्र भदौरिया साहब से पूछ लूंगा, वरना मुझसे कहीं नाराज ना हो जाए वो। अब उनका भी सम्मान करना, हमारे पैनलिस्ट हैं। भदौरिया साहब, शक्ति का संतुलन वाली जो विचारधारा योगी आदित्यनाथ ने दी और कहा कि दंगों के बाद अगर शांति आती हो और विकास होता हो तो मुझे दंगे मंजूर हैं, इस विचारधारा से आप कितने मुतस्सिर हैं? बहुत संक्षेप में बताइए। देखिए, मैं इस बात से असहमत हूं। दोनों तरफ के लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सभी लोग सांप्रदायिक सद्भाव चाहते हैं। आखिर चाहे वो बुनकर का काम हो, वो हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। हाँ। चाहे वो कृषि में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना उगाने का काम हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, वो भी किसान हैं। तो ये दोनों लोग, जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं सांप्रदायिक टकराव के, तो इससे दोनों लोगों को क्षति होती है। इसलिए हमारा ये मानना, और गरीब लोग, निर्धन लोग दोनों तरफ हैं, और इसीलिए इसमें सभी का नुकसान है। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना, जैसा बहन मायावती जी ने मांग किया, आज इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और एक और जो सबसे बड़ी आवश्यकता यह है, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार
इस समय संपूर्ण रूप से असफल हुई है, तो इसलिए इसको भी डिसमिस किया जाए, बर्खास्त किया जाए और उत्तर प्रदेश ठीक है। ये आपकी पार्टी का एक स्टैंड हो सकता है। चर्चा के हम आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार मुजफ्फरनगर समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, ये दंगे रुकेंगे कब? 18 महीनों में 104 दंगे हम देख चुके हैं। हम चाहेंगे कि 30-30 सेकंड में अपने सभी मेहमानों से त्वरित टिप्पणी ले लें। दीक्षित जी, 30 सेकंड्स फॉर यू फर्स्ट। समाजवादी पार्टी की सरकार अपने शपथ ग्रहण के दिन से लगातार इस उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान ऐसी दो अस्मिताओं को बांटकर देख रही है। मजहबी आधार पर एक संप्रदाय को लगातार वरीयता दे रही है। ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में सिद्ध हो चुकी है। दंगा रोकना उत्तर प्रदेश की जनता की, उत्तर प्रदेश की सबकी इच्छा है, उत्तर प्रदेश के जन जन की। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जब तक सांप्रदायिक निर्णयों से मुक्त नहीं होती, तब तक उत्तर प्रदेश में दंगा रुकना दिखाई नहीं पड़ता। रुक जाए तो बड़ा अच्छा है। सभी धर्मगुरुओं ने अपील की है, लेकिन हम लोगों का पूरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए गुनहगार है, वही अभियुक्त है, वही दोषी है, वही फेल कर। ठीक है, यशपाल सिंह साहब जी, जब तक प्रशासन पूर्णतः निष्पक्ष और इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करेगा, तब तक इस तरह के दंगे रोके नहीं जा सकते। ये बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि प्रशासन इस समय बिल्कुल लचर हो गया है, उसकी सोच भंग हो गई है। कोई घटना होती है तो स्थानीय स्तर पर जो वैधानिक कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए और इफेक्टिव तरीके से होनी चाहिए, उसको करने में वो हिचकते हैं, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जी। इसके पहले जिस सरकार की आप चर्चा कर रहे थे, उसमें इस बात की छूट थी पुलिस को कि वो इफेक्टिव से इफेक्टिव कार्रवाई तत्काल करे और पुलिस को इसके लिए प्रताड़ित नहीं किया जाता था। हाँ। आज प्रताड़ना होती है पुलिस की, इसलिए पुलिस कोई निर्णय नहीं ले रही है और सारी घटनाएं हो रही हैं। जो आरोप लगते हैं ना कि प्रदेश में 5-5 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, दरअसल उस सरकार में, जिस सरकार के सुधीर भदौरिया जी हैं, जिस पार्टी के, उस पार्टी के वक्त मुख्यमंत्री केवल एक था और वो सुपर सीएम के तौर पे काम करती थी। इसीलिए सूरत हाल आज के मुकाबले ज्यादा बेहतर थी, ये मैं पूरी निष्पक्ष भाव से कह सकता हूं। हालांकि अखिलेश जी ने जब डीपी यादव को पार्टी से बाहर रखा था तो मैंने उनकी पार्टी को वोट जरूर दिया था और आज मुझे लग रहा है कि मेरा वोट बेकार चला गया। मैंने अपने मताधिकार का बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल नहीं किया, इस बात का मुझे आज भी खेद है। चक्रपाणी महाराज, क्या सोल्यूशन हो सकता है? 30 सेकेंड्स। नहीं, सोल्यूशन हो सकता है। देखिए, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 18 महीने में 104 घटनाएं घटी है और इनको मुख्य वहां के उत्तर प्रदेश के, हेलो जी, बोलिए। हेलो, हाँ, इनको मुख्यमंत्री को वहां के समझना चाहिए कि वहां की 22 करोड़ की संख्या वाली उत्तर प्रदेश एक एक व्यक्ति महत्व रखता है और सबके वो मुख्यमंत्री है, किसी एक समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन ये चीज समझने में असफल हो गए और हमें लगता है कि पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में गुंडा राज है, तो राष्ट्रपति शासन लगाना ही वहां पे वो है। और काफी हम सभी हिंदू समाज से, सभी मजहब के लोगों से भी अपील करते हैं कि वो शांति बनाए रखें और पूरी जिसके साथ भी घटनाएं घटे, सभी धर्म के धर्मगुरु उनके साथ है और संवेदना व्यक्त करते हैं। सभी राजनीतिज्ञों से भी अपील करते हैं कि वो शांति बनाए रखने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। बुखारी साहब, सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जिस मजहब, जिस धर्म विशेष से आता है, उसके हिसाब से अपनी तमाम रीति रिवाजें, मान्यताएं, पूजा, आस्था, परंपराओं के निर्वहन की आपको छूट है, यह आपका अधिकार है। लेकिन आपकी परंपराएं, आपकी मतलब अगर मैं अमुक समूह को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मेरे समूह की, मेरे समुदाय की मान्यताएं, परंपराएं तब श्रेष्ठ क्यों जब आपके मजहब की परंपराएं को हम निम्नतर बताएं। गदर फिल्म में एक डायलॉग था, बहुत मुझे दिल तक छूता है। उसमें जो खलनायक अमरीश पुरी होते हैं, वो हीरो सनी देओल से कहते हैं कि आप नारे लगाओ कि पाकिस्तान जिंदाबाद। वो नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वो कहते हैं अब नारा लगाओ हिंदुस्तान मुर्दाबाद। क्यों भाई, ऐसा क्यों? आपका मजहब जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहे। इसके लिए हमारे मजहब के मुर्दाबाद होने की जरूरत क्या है? क्या ये वैचारिक डिफरेंस जो उस फिल्म में दिखाया गया, वो आज हकीकत में अमली जामा पहन चुका है? देखिए, फिल्म के बारे में तो मैं नहीं जानता, ना मैंने देखी, लेकिन जो लोग भी ऐसा करते हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं।
उनकी बुराई होनी चाहिए, उन्हें रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मुल्क के अंदर इससे आपस में हम लोगों के दिलों के अंदर नफरतें पैदा होंगी और जाहिर बात है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, मजहब हमारा कहता है अपने मुल्क के साथ वफादारी करनी चाहिए, मुल्क की अजमत और इज्जत को बढ़ाने का काम करना चाहिए, मुल्क के हालात में साथ देकर के मुल्क को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि